सुमन, जो पहले दिन भर बोलती रहती थी, अब एकदम चुप हो गई थी। वो बस अपने कामों में डूबी रहती थी। कल सुमन ने जो कहा था वो गलत तो नहीं था। अर्जुन ने सचमुच पूरा घर उसके भरोसे छोड़ रखा था, लेकिन उस बात पर अर्जुन को इतना गुस्सा क्यों आया था? सोचों का तूफान तब टूटा जब अचानक उसकी उंगली में तेज दर्द उठा। देखा तो चाकू ने उंगली को चीर दिया था और खून बह रहा था। सुमन दर्द से कराह उठी और सब्जी काटना छोड़कर बैंडेज ढूंढने लगी। एक हाथ से खून बह रहा था, लेकिन दूसरा हाथ तेजी से काम कर रहा था। बिस्तर पर लेटे अर्जुन ने सिर घुमाकर एक नजर देखा। सुमन को लगा शायद वो मदद करेगा, लेकिन अर्जुन ने बस इतना कहा, कट गया क्या? कितनी बार कहा है ध्यान से काम करो, बैंडेज लगाओ अब। इतना कहकर वो फिर अपने मोबाइल में डूब गया। सुमन को बैंडेज मिल गया था, लेकिन अब उंगली का दर्द जैसे महसूस ही नहीं हो रहा था। कहते हैं चोट शरीर पर कई जगह लगती है, लेकिन दर्द वही होता है जहां सबसे गहरा घाव हो। अब उसके दिल की तकलीफ ने उंगली के दर्द को पीछे छोड़ दिया था। उसने बैंडेज लगाया, जहां खून की बूंदें गिरी थी वहां कपड़े से पोंछा और फिर काम में जुट गई, इस बार और सावधानी से। अचानक पीछे से माँ की आवाज आई, अरे तू अलग बैठ जा, कितना खून बहा दिया। सुमन चौंक गई। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। शायद दिल की पुकार ने माँ को बुला लिया था और दिमाग ने उनकी छवि सामने ला खड़ी की थी, वरना माँ कहाँ थी? उसकी आंखें भर आईं। माँ उसकी छोटी सी चोट पर भी घबरा जाती थी। अगर हाथ कट जाता तो 3 दिन तक उसे रसोई में घुसने नहीं देती थी। सुमन कभी कभी माँ पर चिढ़ जाती, इतनी छोटी बात पर इतना परेशान क्यों होती हो? शायद उसे माँ की जरूरत से ज्यादा फिक्र की आदत हो गई थी, लेकिन माँ को उसकी नाराजगी की परवाह कहाँ थी? वरना यूं अचानक अकेले छोड़कर न चली जाती। माँ तो चली गई थी, लेकिन उनकी आदतें अब भी सुमन के साथ थीं। इन ख्यालों में डूबी सुमन के हाथ अब मशीन की तरह चल रहे थे। सब्जी बन चुकी थी और वो रोटियां बेलकर टिफिन भर रही थी। ये उसका रोज का सिलसिला था। सुबह जल्दी उठना, रोहन को जगाना, नहलाना, तैयार करना, फिर उसके लिए नाश्ता और टिफिन बनाना। इतना सब करते करते रोहन की स्कूल बस का समय हो जाता और उसे दौड़ते भागते स्कूल छोड़ना पड़ता। वापस आकर नहाना, पूजा करना, खाना बनाना और इसी बीच ऑफिस के लिए तैयार होना। अर्जुन मोबाइल में डूबा रहता। उसे समय की जरा भी फिक्र नहीं होती। सुमन ही उसे बार बार समय का ध्यान दिलाती। टिफिन लेकर ऑफिस भागना पड़ता तो अक्सर उसका अपना नाश्ता छूट जाता। अगर ट्रेन में बैठने की जगह मिल जाती तो रोटी सब्जी का रोल किसी तरह गले से उतार लेती, वरना फिर ऑफिस में लंच टाइम का इंतजार करती। जब सुमन ट्रेन में चढ़ी तो उसकी नजर सामने की एक खाली सीट पर पड़ी। वो सीट जैसे उसे बुला रही थी, मानो कह रही हो, आ यहाँ आराम कर। दिन भर की थकान और भाग दौड़ के बाद उस खाली सीट को देखकर सुमन के मन में एक हल्की सी राहत की लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से अपने कदम बढ़ाए ताकि कोई और उस सीट पर कब्जा न कर ले। बैग कंधे पर लटकाए वो तेजी से उस ओर बढ़ने लगी, पर तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। वो महिला धीरे धीरे लाठी के सहारे उसी सीट की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ झलक रही थीं और उसकी चाल में थकान और कमजोरी साफ दिख रही थी। सुमन का मन एक पल को ठिठक गया। उसने सोचा इस बूढ़ी माँ को ये सीट दे दूं, लेकिन दूसरी ओर उसकी अपनी थकान भी कम नहीं थी। ऑफिस की भागदौड़, घर की जिम्मेदारियां और ऊपर से रोहन की पढ़ाई, सब कुछ उसे जैसे निचोड़ रहा था। उसने एक पल सोचा, फिर फुर्ती से सीट की ओर बढ़ी और अपना बैग वहां रख दिया। उसने उस बुजुर्ग महिला की ओर देखा और आंखों के इशारे से बता दिया कि ये सीट अब उसकी है। लेकिन जैसे ही वो महिला उस सीट की ओर बढ़ी, सुमन ने कुछ और सोचा। उसने बैग उठाया और उस महिला को इशारे से सीट पर बैठने को कहा। वो धीरे धीरे उस सीट पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, उसके अधूरे दांतों वाले चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान खिल उठी जो सुमन के दिल को छू गई। वो मुस्कान ठीक वैसी थी जैसी सुमन की माँ की होती थी।
जब वो अपने नकली दांत निकाल देती थी। उस मुस्कान में एक अजीब सी सादगी थी, एक गहरा स्नेह था जो सुमन को अंदर तक भिगो गया। उस मुस्कान को देखकर सुमन की आंखें नम हो गईं। उसने चुपके से अपने आंसुओं को पोंछा और दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी निगाहें उस वृद्धा पर टिकी रहीं। वो चेहरा, वो मुस्कान, जैसे उसकी माँ सामने बैठी हो। सुमन का मन अतीत में चला गया। उसे याद आया कि माँ ने कितनी बार फोन पर कहा था, सुमन एक बार आ जा, मिल ले, बस एक बार चली आ। लेकिन सुमन हर बार अपनी गृहस्थी और काम की उलझनों में फंस कर रह गई। रोहन की पढ़ाई, उसकी स्कूल की फीस, ट्यूशन और उसकी नन्ही नन्ही जिदें, फिर अर्जुन का काम जो हमेशा उसे घर से दूर रखता था, ऑफिस की टेंशन, मीटिंग्स, डेडलाइंस, सब कुछ सुमन के कंधों पर था। उसने खुद को इतनी जिम्मेदारियों की बेड़ियों में जकड़ लिया था कि माँ से मिलने का समय ही नहीं निकाल पाई। माँ ने आखिरी बार फोन पर कहा था, सुमन मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ, तू एक बार आ, बस थोड़ा समय दे दे। लेकिन सुमन ने हर बार यही सोचा, अगली बार जाऊंगी, अभी तो सब ठीक है। पर समय ने मौका नहीं दिया। माँ चली गई और सुमन उन्हें आखिरी बार भी नहीं देख पाई। उस दिन जब उसे खबर मिली, वो ऑफिस में थी। फोन पर उसकी बहन ने रोते हुए बताया, माँ अब नहीं रही सुमन। वो सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि माँ जो हमेशा उसका इंतजार करती थी, अब कभी नहीं मिलेंगी। उसे लगा जैसे माँ नाराज होकर चली गई, जैसे उन्होंने सजा दी हो कि आखिरी बार भी सुमन को अपने पास नहीं बुलाया। ट्रेन की खिड़की से आती ठंडी हवा सुमन के चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो उस वृद्धा को देख रही थी जो अब सीट पर आराम से बैठी थी। उसकी आंखों में एक सुकून था, जैसे उसे कोई बहुत बड़ी राहत मिल गई हो। सुमन ने सोचा, काश मैं माँ को भी ऐसा ही सुकून दे पाती। काश मैं एक बार उनसे मिलने चली जाती। उसका मन भारी हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और माँ की उस मुस्कान को याद किया जो हमेशा उसे हिम्मत देती थी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी और सुमन का मन अब उस बुजुर्ग महिला के लिए एक अजीब सा लगाव महसूस कर रहा था। उसने सोचा, शायद माँ ने ही मुझे इस मौके के जरिए कुछ सिखाने की कोशिश की है। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और उस वृद्धा की ओर बढ़ी। माँ, पानी पी लीजिए, उसने धीरे से कहा। उस महिला ने मुस्कुराकर बोतल ले ली और धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया बेटी। उस बेटी शब्द ने सुमन के दिल को फिर से हिला कर रख दिया। वो वापस दरवाजे के पास गई और चुपचाप खड़ी रही। ट्रेन की सीटियां, बाहर का शोर और भीड़ का कोलाहल, सब कुछ धीमा पड़ गया। सुमन के मन में बस एक ही ख्याल था, माँ, काश मैं तुमसे एक बार और मिल पाती। उसने मन ही मन एक वादा किया कि अब वो अपने प्रियजनों के लिए समय निकालेगी, चाहे कितनी भी जिम्मेदारियां क्यों ना हो, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ लोग इंतजार नहीं करते। माँ के जाने के बाद सुमन का मन बार बार एक ही सवाल से जूझता था। अगर उसने माँ के आखिरी दिनों में छुट्टी ली होती, अगर वो एक बार उनसे मिलने चली गई होती, तो शायद ये अफसोस, ये कसक जो हर पल उसके दिल को चुभती थी, ना होती। वो सोचती, काश मैंने माँ की बात मान ली होती, काश मैंने उनकी पुकार को सुना होता। ये ख्याल उसे रातों को सोने न देता और दिन में काम के बीच भी अचानक आंखें नम कर देता। तभी ट्रेन की भीड़ और कोलाहल के बीच सुमन को अपने हाथ पर एक स्नेह भरा स्पर्श महसूस हुआ। वो चौंक कर पलटी। सामने वही बुजुर्ग महिला खड़ी थी जिसे उसने अपनी सीट दी थी। उनकी आंखों में एक गहरी करुणा थी, जैसे वे सुमन के मन का दर्द पढ़ रही हों। सब ठीक है ना बेटी? उनकी नरम आवाज में माँ जैसी गर्माहट थी। सुमन ने हैरानी से उनकी ओर देखा। महिला ने उसकी गीली आंखों की ओर इशारा किया तो सुमन को एहसास हुआ कि वो माँ की यादों में इतना खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरा डब्बा अब उसकी ओर देख रहा था, कुछ लोग उत्सुकता से तो कुछ सहानुभूति के साथ। सुमन ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछी और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। माँ की याद आ गई, उसने धीरे से कहा, जैसे खुद को तसल्ली दे रही हो।
महिला ने सादगी से लेकिन गहरे अर्थ के साथ कहा, तो मिल आओ। सुमन का गला भर आया। वो बस इतना कह पाई, अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहते हुए उसकी आवाज टूट गई और आंसुओं ने फिर से रास्ता बना लिया। महिला ने बिना कुछ कहे सुमन के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। उस स्पर्श में एक अजीब सा सुकून था, जैसे माँ का आशीर्वाद हो। फिर जैसे ही उनका स्टेशन आया, वो धीरे धीरे उतर गईं। सुमन की नजरें उन्हें जाते हुए देखती रहीं, जब तक वो भीड़ में गायब नहीं हो गईं। उनके जाने के बाद ट्रेन में एक के बाद एक लोग चढ़ने लगे। सुमन एक तरफ खिसक गई, जैसे हर रोज वो अपने दुख को भी एक कोने में रख देती थी और फिर काम में जुट जाती थी। लेकिन हर खाली पल में माँ की कोई ना कोई याद उसे फिर से भिगो देती थी। माँ सुमन का सबसे बड़ा सहारा थी। उनकी बदौलत ही सुमन ने जिंदगी में इतना कुछ हासिल किया था। स्कूल के दिन हो या कॉलेज की पढ़ाई, माँ ने हमेशा उसे हिम्मत दी थी। जब सुमन को लगता था कि वो किसी परीक्षा में पास नहीं हो पाएगी, माँ कहती, बेटा कोशिश कर, हारने से डरने की जरूरत नहीं। माँ ने उसे न सिर्फ पढ़ाई में आगे बढ़ाया, बल्कि जिंदगी को जीने का तरीका भी बताया। कोई शौक पाल बेटा, माँ हमेशा कहती थी। जिंदगी में काम और परिवार के बीच कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो तेरा अपना हो। सुमन को याद आया कैसे माँ ने उसे पेंटिंग सिखाई थी। बचपन में जब वो रंगों से खेलती, माँ उसके बेतरतीब चित्रों को देखकर तारीफ करती। ये देख कितना सुंदर सूरज बनाया है तूने, माँ कहती। भले ही वो सूरज बस एक पीला गोला होता। माँ की वजह से ही सुमन ने पेंटिंग, किताबें पढ़ना और बागवानी जैसे शौक अपनाए। माँ कहती थी, परिवार होगा, बच्चे होंगे, उनके लिए वक्त देती रहोगी, लेकिन एक दिन बच्चे बड़े होकर अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे और तू मेरी तरह अकेली रह जाएगी, तब याद आएगी मेरी बात। सुमन तब हंसकर जवाब देती, माँ सच में मुझे तो अकेलापन बहुत पसंद है। मैं जी भर कर सोऊंगी और किताबें पढ़ूंगी। माँ बस मुस्कुरा देती, कितने दिन बेटा, हर दिन एक जैसा लगेगा। अपने शौक पाल, उन्हें साथ लेकर चल, तभी अकेले में भी सुकून मिलेगा। अब माँ की वो बात सुमन को बार बार याद आती थी। माँ सही थी। रोहन अब बड़ा हो रहा था, अपनी दुनिया में मस्त। अर्जुन का काम उसे हमेशा व्यस्त रखता और बाकी समय वो मोबाइल में डूबा रहता। और सुमन, वो अपने शौकों को भूल चुकी थी। उसकी जिंदगी अब बस जिम्मेदारियों का बोझ बनकर रह गई थी। ट्रेन की खिड़की से आती हवा अब तेज हो चुकी थी। सुमन ने अपनी आंखें बंद की और माँ की आवाज को फिर से सुना, अपने शौक पाल बेटा। उसने मन ही मन फैसला किया कि वो अब अपने लिए समय निकालेगी। शायद फिर से पेंटिंग शुरू करे, शायद उस छोटे से गमले में फिर से फूल उगाए, जैसे माँ के साथ बचपन में उगाया करती थी। माँ भले ही अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनकी सीख, उनकी बातें हमेशा सुमन के साथ थीं। ट्रेन रुकने लगी। सुमन ने अपने बैग को कंधे पर टांगा और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने एक गहरी सांस ली और मन में ठाना, माँ मैं तुम्हारी बात मानूंगी, मैं अब अपने लिए भी जीऊंगी। उसने आकाश की ओर देखा, जैसे माँ वहीं कहीं से उसे देख रही हो, और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। माँ की इन बातों ने सुमन को आगे बढ़ने की हिम्मत दी थी। जब भी वो कमजोर पड़ती, माँ ही उसे संभालती। रोहन के जन्म के बाद भी माँ ने उसका इतना ध्यान रखा कि सुमन आराम से ऑफिस जा पाई। कई बार सुमन घर की जिम्मेदारियों के चलते नौकरी छोड़ने का सोचती, लेकिन माँ हर बार रोक लेती। घर बैठकर क्या करेगी, कम से कम काम के बहाने बाहर तो जाती है। रास्ते में कुछ अनजाने चेहरे ही सही, पर ताजगी तो मिलती है ना। माँ की बात आज सच लगती थी। ट्रेन में जब एक अनजान आंटी ने उसके आंसू देखकर हाल पूछा, तो एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। ऐसा अपनापन अब उसे घर में भी नहीं मिलता था। अर्जुन तो अब जैसे अजनबी सा लगने लगा था। सुमन की शादी अरेंज मैरिज थी, लेकिन उस एक महीने ने जो सगाई से शादी तक बीता, सब कुछ बदल दिया था। उस दौरान अर्जुन और सुमन की हर मुलाकात एक नई कहानी बुनती थी। पहली बार जब वे कॉफी शॉप में मिले, अर्जुन की घबराहट और सुमन की शर्मीली हंसी ने माहौल को हल्का कर दिया था। अर्जुन ने मजाक में कहा था, मुझे तो लगा था तुम मुझसे बात ही नहीं करोगी।
सुमन ने जवाब दिया। मैं तो सोच रही थी तुम इतने स्मार्ट हो, शायद मुझसे बोर हो जाओ। दोनों हंस पड़े और उस हंसी ने उनके बीच की औपचारिकता को तोड़ दिया। हर मुलाकात में वे एक दूसरे को और बेहतर समझने लगे। कभी पार्क में लंबी सैर, कभी देर रात तक फोन पर बातें और कभी बस एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानने की कोशिश। अर्जुन को सुमन की सादगी भा गई थी और सुमन को अर्जुन का हर छोटी बात में ध्यान देना। सगाई के बाद की एक शाम जब सुमन ने अर्जुन को बताया कि उसे पुरानी हिंदी फिल्में बहुत पसंद है, अर्जुन अगली मुलाकात में एक पुरानी फिल्म की डीवीडी लेकर आया। चलो शादी के बाद इसे साथ देखेंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सुमन का दिल उस पल और भी पिघल गया। शादी के दिन मेहमानों की भीड़ में सब यही कह रहे थे, ये अरेंज मैरिज कम लव मैरिज ज्यादा लगती है। सुमन शर्म से लाल होकर बस मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो अर्जुन के लिए एक गहरा लगाव महसूस कर रही थी। उसकी हर छोटी बड़ी बात में अर्जुन का साथ, उसकी फिक्र उसे खास महसूस कराती थी। एक बार जब सुमन को हल्का बुखार हुआ था, अर्जुन रात को दवाइयां लेकर उसके घर पहुंच गया। तुम ठीक तो हो ना? उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। सुमन ने सोचा था, ये वही इंसान है जो मेरी हर छोटी तकलीफ को अपना समझता है। लेकिन अब ट्रेन की खिड़की के पास खड़ी सुमन उस अर्जुन को याद कर रही थी, जो उसकी एक आह पर बेचैन हो जाता था। आज सुबह ही जब वो सब्जी काट रही थी और उसकी उंगली से खून बहने लगा, अर्जुन सोफे पर बैठा मोबाइल स्क्रॉल करता रहा। अर्जुन जरा बैंडेड तो दे दो, सुमन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे अनसुनी रह गई। अर्जुन ने बस कहा और स्क्रीन पर नजरें टिकाई रखीं। सुमन ने खुद ही रसोई की दराज से बैंडेड निकाला और चुपचाप काम में लग गई। उस पल उसे एहसास हुआ कि उनके बीच की वो नजदीकी, वो फिक्र कहीं खो गई थी। रोहन के जन्म के बाद सुमन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। बच्चे की देखभाल, घर का काम और फिर ऑफिस की जिम्मेदारियां, सब कुछ जैसे एक तूफान बनकर उसकी जिंदगी में आ गया था। अर्जुन भी अपने काम में व्यस्त रहने लगा। उसका नया प्रोजेक्ट, लंबी मीटिंग्स और देर रात तक ऑफिस में रुकना, ये सब अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। शुरुआत में सुमन को इससे कोई शिकायत नहीं थी। वो सोचती थी कि वो मेहनत कर रहा है हमारे लिए, रोहन के लिए। लेकिन धीरे धीरे उनके बीच की बातचीत कम होने लगी। अब रात को डिनर टेबल पर भी या तो रोहन की बातें होती थी या फिर चुप्पी। सुमन को याद नहीं था कि आखिरी बार उन्होंने कब एक दूसरे के साथ बिना किसी जिम्मेदारी के वक्त बिताया था। कब आखिरी बार अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर पूछा था, सुमन तुम ठीक तो हो ना? वो दूरी कब और कैसे आई, ये सुमन को समझ नहीं आ रहा था। शायद ये रोजमर्रा की भागदौड़ थी, शायद जिम्मेदारियों का बोझ, या शायद वे दोनों एक दूसरे को इतना हल्के में लेने लगे थे कि वो पुराना प्यार, वो जादू कहीं पीछे छूट गया था। ट्रेन की सीटी ने सुमन को उसकी सोच से बाहर निकाला। वो अभी भी दरवाजे के पास खड़ी थी। बाहर की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने सोचा, शायद मैंने भी अर्जुन को समझने की कोशिश कम कर दी है। शायद उसे भी मेरी जरूरत है, लेकिन वो कह नहीं पाता। उसने मन ही मन ठाना कि आज रात वो अर्जुन से खुलकर बात करेगी। रोहन को सुलाने के बाद वे दोनों बैठेंगे, पुरानी बातें करेंगे और शायद पुरानी नजदीकियों को फिर से जगा पाएंगे। सुमन ने अपनी आंखें बंद की और माँ की बात याद की। जिंदगी में अपने लिए भी वक्त निकाल बेटा, अपने रिश्तों को भी देख और अपने शौक भी पाल। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराई। हाँ माँ, उसने मन में कहा, मैं अब सब ठीक कर लूंगी। ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी और सुमन के मन में एक नया संकल्प जाग रहा था। अपने रिश्तों को, अपने शौकों को और खुद को फिर से जीने का संकल्प। अचानक एक जोरदार हॉर्न की आवाज से वो चौंक पड़ी। वो बीच सड़क पर थी। जल्दी से किनारे हुई और इधर उधर देखा कि वो कहाँ है। आदतन अपने स्टेशन पर उतरकर रोज की तरह ऑफिस की ओर चल पड़ी थी, लेकिन मन में इतने ख्याल थे कि रास्ते का होश ही नहीं रहा। तभी बैग में रखा मोबाइल बज उठा। हड़बड़ाकर उसने बिना देखे कॉल रिसीव किया और एक सांस में बोल पड़ी, सॉरी सर, वो मेरी ट्रेन छूट गई थी। मैं बस अभी स्टेशन से। दूसरी तरफ से खिलखिलाती आवाज ने उसे चौंका दिया। हो क्या बात है,
हमारी शेरनी तो ऑफिस के नाम से ही घबरा गई। सुमन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। राधिका कॉलिंग। उफ, राधिका तू है। सुमन ने राहत की सांस ली, जैसे किसी गड्ढे से बाहर आई हो। यार, मुझे लगा बॉस का फोन है। हमारी शेरनी गीदड़ बन गई है। लगता है तुझे फिर से जंगल में बुलाने का वक्त आ गया है। राधिका अपने बेधड़क अंदाज में बोली। सुमन ऑफिस की ओर तेज कदम बढ़ाते हुए ख्यालों में बोली, हाँ हाँ, क्या प्लान है? अरे, तुझे इस बार आना ही पड़ेगा, वरना अगली बार गीदड़ से सीधे बकरी बना दूंगी। कहाँ आना है? क्या बोल रही है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सुमन अब चिढ़ने लगी थी। कॉलेज गेट टुगेदर में यार, बताया था ना। सुमन की आवाज में मायूसी थी। राधिका, मैं बाद में कॉल करती हूँ, आज जरा लेट हो गई हूँ। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। ऑफिस से लौटते वक्त राधिका की बातें बार बार मन में घूम रही थीं। उसे याद आया कि पिछले हफ्ते राधिका ने गेट टुगेदर का प्लान बताया था, लेकिन वो कैसे जा सकती थी? घर, ऑफिस, रोहन की पढ़ाई, अर्जुन का काम, सब कुछ तो उसी के भरोसे था। और वैसे भी अब वो पहले वाली सुमन कहाँ रही? घर लौटकर चाय का कप लेकर वो अकेले बैठी। यही कुछ पल थे जब उसे थोड़ी शांति मिलती थी। रोहन अपनी तैराकी क्लास में था और अर्जुन अभी ऑफिस से नहीं लौटा था। वो बस कुछ देर बिना सोचे चुपचाप बैठना चाहती थी, लेकिन तभी फोन फिर बज उठा। स्क्रीन पर राधिका का नाम चमक रहा था। सुमन ने फोन उठाने से परहेज किया, लेकिन तभी व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आया। राधिका का मैसेज, गेट टुगेदर के बारे में। सुमन ने बस ऊपरी तौर पर पढ़ा। उसका मन उलझा था, वो जाना चाहती थी या नहीं, लेकिन दिल ने तुरंत जवाब दिया, जा नहीं सकती तो सोचने का क्या फायदा। देर रात रोहन को सुलाकर, सारे काम निपटाकर जब सुमन कमरे में आई तो अर्जुन हमेशा की तरह अपने फोन में खोया हुआ था। उसने एक नजर डाली और चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। नींद तो दूर दूर तक नहीं थी, मन भटक रहा था। सच ही है, बिस्तर के दो कोने कई बार दो अलग अलग दुनिया बन जाते हैं। अचानक न जाने क्या सोचकर सुमन ने इन दो दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की। सुनो, उसने कहा। अर्जुन फोन में डूबा हुआ बोला, मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाऊं। सुमन के अंदर की उथल पुथल अब जुबान पर थी। कहाँ? अर्जुन अब थोड़ा ध्यान से सुनने लगा। कहीं भी। राधिका का कॉल आया था, कॉलेज गेट टुगेदर है, तो उसी के लिए जा रही हो? अर्जुन अब पूरी तरह फोन से बाहर था। कहाँ? मैं गई तो घर का क्या होगा? सुमन ने हल्की नाराजगी से कहा। घर का क्या होगा? मैं हूं ना। वैसे भी ऐसा क्या है कि सब कुछ सिर्फ तुम ही कर सकती हो? आधा दिन तो हम सब घर से बाहर रहते हैं। अर्जुन का लापरवाह लहजा सुमन को चुप गया। हाँ, मैं करती ही क्या हूँ, मेरे बिना तो सब चल ही जाएगा। एक दिन नहीं रहूंगी तब पता चलेगा, घर में तिनका भी नहीं हिलेगा। अब ऐसा भी नहीं है, मैं भी सब कर सकता हूँ। तुम्हारे आने से पहले मैं सब करता था। मेरी बनाई मूंग की दाल आज भी दोस्तों में मशहूर है। तुमने भी सुना होगा, वरुण, अमित सब कहते हैं। हाँ, जो खुद कभी चखा नहीं उसकी तारीफ चाहे कोई भी करे, हमें क्या फर्क पड़ता है। ना हमें खाने को मिला, ना कोई काम करते देखा। सुमन जानती थी कि अर्जुन अपनी मूंग दाल की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने किए काम का श्रेय छीनने से दुखी थी और जानबूझकर तंज कस रही थी। जहाँ बिस्तर पर समझदारी की चादर बिछी थी, वहाँ अब एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। सुमन, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना घर नहीं चल सकता? इस गलतफहमी में मत रहो। जहाँ जाना हो जाओ, मैं घर, ऑफिस सब संभाल लूंगा। वैसे भी तुमसे शादी से पहले मैंने अपनी जिंदगी अच्छे से चला रखी थी। कभी बाहर का खाना नहीं खाया, खुद बनाता था, लोगों को खिलाता भी था। हाँ, जब मैं चली जाऊंगी तब असली गृहस्थी का मतलब समझ आएगा। सुमन ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा और मुंह फेर कर सोने का नाटक करने लगी। चादर ओढ़कर उसने जैसे अपने और अर्जुन के बीच एक दीवार खींच दी। अर्जुन भी दूसरी ओर मोबाइल में फिर गुम हो गया। पापा, पापा, उठो ना। रोहन की आवाज से अर्जुन चौंक कर उठ बैठा। बाहर की हल्की रोशनी सुबह की दस्तक दे रही थी। रोहन की आंखों में चिंता थी। क्या हुआ बेटा? अर्जुन ने घबराकर पूछा। मम्मी घर में नहीं है।
रोहन की आवाज भारी थी। नहीं है, वॉशरूम में होगी शायद। देखा क्या? रोहन ने ना में सिर हिलाया। शायद मार्केट गई होगी। मम्मी सुबह सुबह मार्केट नहीं जाती, उन्हें तो कितना काम होता है। रोहन जैसे उनकी पर्सनल सेक्रेटरी बन गया था। अर्जुन बिस्तर से उछलकर बोला, रुको, मैं मम्मी को कॉल करता हूँ। जैसे ही उसने सुमन का फोन लगाया, हॉल से रिंगटोन सुनाई दी। रोहन भागते हुए चिल्लाया, मम्मी। लेकिन हॉल में जाकर देखा तो वो सुमन का फोन पकड़े मायूस खड़ा था। मम्मी का फोन तो यही है। अब अर्जुन को बेचैनी होने लगी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सुमन बिना बताए सुबह सुबह कहीं चली जाए। उसने रोहन को दूध और ब्रेड दी, खुद भी पास बैठ गया और एक एक कर उन लोगों को फोन करने लगा जहां सुमन हो सकती थी। रोहन ने नाश्ते को हाथ भी नहीं लगाया। उसकी आंखें पापा को ताक रही थीं, जैसे जवाब वहीं से मिलेगा। अर्जुन ने कई जगह फोन कर लिया, लेकिन सुमन का कोई पता नहीं चला। तभी सुमन के फोन पर राधिका का कॉल आया। अर्जुन ने झट से फोन उठाया और सारा हाल बता दिया। राधिका घबरा गई। अर्जुन, तुम दोनों के बीच कोई बहस तो नहीं हुई थी? सॉरी, मैं बस सुमन की चिंता में पूछ रही हूँ। शायद आसपास ही होगी। मैं भी अपने जानने वालों से पता करती हूँ। कुछ पता चला तो तुरंत कॉल करूंगी। अर्जुन ने बस ठीक है कहा और कॉल कट गया। तभी अर्जुन को याद आया कि कल रात ही उनकी बहस हुई थी, लेकिन ऐसा तो कई बार हो जाता था। शायद अब यही उनकी बातचीत रह गई थी, वरना सुमन दिन भर घर के कामों में उलझी रहती, फिर ऑफिस का दबाव अलग। रोहन भी उसे चैन से बैठने नहीं देता था। जब तक वो फुर्सत में होती, अर्जुन थक कर सोना चाहता था। साल दर साल उनके बीच बातचीत जैसे थमती गई। पहले कैसे दोनों एक दूसरे के लिए वक्त निकालते थे, लेकिन रोहन के आने के बाद सुमन का सारा ध्यान उसी पर टिक गया। अर्जुन ने भी जैसे दोस्तों की दुनिया में खुद को समेट लिया था। पहले दिन भर बोलने वाली सुमन अब चुप रहने लगी थी, बस काम में डूबी रहती। कल सुमन ने सही तो कहा था कि अर्जुन ने पूरा घर उसी के भरोसे छोड़ दिया है। इस बात पर वो भड़क गया। कहीं सुमन इसी बात से नाराज होकर कहीं चली तो नहीं गई। ये ख्याल आते ही अर्जुन और बेचैन हो गया। उसने सुमन का फोन उठाया, शायद कोई सुराग मिले कि वो कहाँ जा सकती है। फोन में ढेर सारे मैसेज बिना पढ़े पड़े हुए थे। उनमें से ज्यादातर शिकायतें थीं कि सुमन किसी से बात नहीं करती। अर्जुन को अचानक ग्लानि महसूस हुई। सुमन के पास सचमुच अपने लिए वक्त नहीं था और वो बस शिकायतें करता रहा। उसने फोन कस कर पकड़ा और बुदबुदाया, सुमन, तुम कहाँ हो? एक बार आ जाओ, मैं सब बदल दूंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रोहन दौड़ पड़ा और उसके पीछे अर्जुन भी लगभग भागती हुई पहुंचा। दरवाजा खोला तो सामने मुस्कुराती सुमन खड़ी थी। उसे देखते ही रोहन उससे लिपट गया। कहाँ गई थी तुम? फोन भी यहीं छोड़ गई। कोई ढूंढे तो कैसे? जरा भी फिक्र नहीं तुम्हें? अर्जुन ने लगभग डांटते हुए कहा। सुमन ने उसे आश्चर्य से देखा। रोहन ने मासूमियत से कहा, मम्मी, मैं तो आपको कब से ढूंढ रहा था। पता है पापा कितने टेंशन में थे, सबको फोन कर डाले। सुमन मुस्कुराते हुए झुकी और रोहन का माथा चूम कर बोली, तुम तो 9 बजे तक उठते नहीं थे, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? मम्मी के बिना नींद नहीं आई, रोहन ने धीमे से कहा। अर्जुन की नजरें सुमन पर टिकी थीं। गुस्से का बहाना कर रहा था, लेकिन दिल हल्का हो गया था। मैंने कल ही तो बताया था कि अब रोज योगा और मेडिटेशन क्लास जाऊंगी। तुम दोनों को कहा था, लेकिन तुम लोग मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते, सुमन ने कहा और अंदर जाने लगी। अर्जुन ने उसे अपनी ओर खींचकर कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, जिन्हें वो रोक नहीं पाया। सुमन, सॉरी, आज के बाद तुम्हें कभी अकेले महसूस नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बदल जाऊंगा। सुमन हैरानी से अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन, क्या हुआ तुम्हें? मैंने तो कुछ नहीं कहा, मगर तुमने भी कभी शिकायत नहीं की सुमन, और यही बात मुझे अंदर ही अंदर तोड़ देती है। तुम इस घर की ताकत हो, पर हम ही तुम्हें थामे बैठे हैं। तुम उड़ना चाहती हो, मैं अब तुम्हारे पंख नहीं काटूंगा, उड़ने दूंगा खुलकर। सुमन की आंखें भर आईं। वो अर्जुन को सोफे पर लेकर गई और पास बैठ गई। रोहन को भी पानी लाने का इशारा किया।
अर्जुन ने रोहन को गोद में बिठाया और कहा, रोहन बेटा, मम्मी अपने दोस्तों से मिलने जाना चाहती हैं। क्या हम दोनों मिलकर घर संभाल लेंगे? रोहन थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, मम्मी के बिना घर अच्छा नहीं लगता पापा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता बेटा, पर मम्मी को भी तो ब्रेक चाहिए ना। हम स्कूल ऑफिस के बाद अपने लिए वक्त निकालते हैं, तो मम्मी क्यों नहीं? रोहन ने सोचकर कहा, ठीक है मम्मी, लेकिन अपना फोन साथ ले जाना और रात को वीडियो कॉल जरूर करना। सुमन की आंखों में सैलाब आ गया। उसने रोहन को गले से लगा लिया। अर्जुन ने मुस्कुराकर दोनों को एक साथ बाहों में भर लिया और बोला, अरे इस मम्मी बेटे के प्यार में पापा को भूल गए क्या? रोहन खिलखिला उठा। सुमन ने अर्जुन के कंधे पर सिर टिकाया और उसके कान में धीरे से कहा, मैंने सुना था योग के कई फायदे होते हैं, पर ऐसे कमाल के फायदे भी होंगे ये पहली बार महसूस हुआ। अर्जुन ने हंसते हुए दोनों को कसकर गले लगा लिया। बाहर सूरज की रोशनी खिड़की से झांक रही थी और घर के अंदर रिश्तों की गर्माहट एक नई सुबह के साथ खिल रही थी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ में हम अपनी सबसे बड़ी दौलत को नजरअंदाज कर देते हैं, अपने माँ पापा का प्यार। कभी वक्त निकाल कर उनसे मिलो। एक बार फोन करके कह दो, माँ तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। और अगर माँ या पिता अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके प्यार को अपने भीतर जिंदा रखो। अपनी जिंदगी को थोड़ा उनके लिए भी जी लो। और हाँ, खुद को कभी इतना मत खो देना कि जो तुम्हारे सबसे अपने हैं वे ही तुमसे दूर हो जाएं। जिंदगी में प्यार खामोशी में भी होता है, पर हर खामोशी सही नहीं होती। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक साथ रहने का नहीं, बल्कि एक दूसरे को महसूस करने का नाम है। क्योंकि जहां मैं और तू नहीं होता, वहीं से हम की शुरुआत होती है। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।